everyone, welcome back to Simran Goyal classes. Today's topic is pair of linear equation in two variables. So let's move on. So pair of linear equation in two variables का मतलब क्या होता है? मीन्स दो लीनियर इक्वेशन जिनकी वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो. लाइक अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म ये है, तो दूसरी क्या होगी? b2y प्लस c2. मीन्स ए बी सी की वैल्यूज तो डिफरेंट हो सकती हैं, बट यहाँ पे जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होंगी, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, x और y, तो उनकी वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी. तो इसी को कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मीन्स दो लीनियर इक्वेशन का पेयर. अगर आपको लीनियर इक्वेशन में डाउट है कि वो क्या होती है, तो उसके लिए आप मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 लीनियर इक्वेशन का देख सकते हैं. वहां पर मैंने सब कुछ डिटेल में मेंशन किया था एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स सी. यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2, these all are belongs to real numbers. एंड कंडीशन क्या है यहाँ पर कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों की स्क्वायर का सम जो हो वो 0 के इक्वल ना हो. और सेम एज a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो इस कंडीशन को हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसका काफी स्टूडेंट्स को मतलब पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें अदर देन 0 इट इज नॉट पॉसिबल दैट किसी के स्क्वायर का सम जो है वो 0 हो जाए. लाइक अगर a1 मेरा माइनस में भी है ना, लेट्स से -3, और b1 मेरा -2 है, तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा? प्लस का 9. और इसका स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा? प्लस का 4. तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? कुछ भी आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा. तो इट मीन्स ये बाकी किसी नंबर में तो पॉसिबल नहीं है. सो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन तभी आएगी जब दोनों के दोनों 0 हो. अगर मैं लूं a1 0 है और b1 एनी अदर नंबर, लेट्स से 2. ओके, सो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तब भी ये 4 आएगा, 0 नहीं आएगा. 0 वो तभी आएगा जब दोनों की वैल्यू क्या हो? 0 हो. तभी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा? वो 0 होगा. सेम एज हेयर. सो इस कंडीशन का कहने का मतलब ये है a1 और b1 की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए फॉर लीनियर इक्वेशन. और लीनियर इक्वेशन में भी हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, लेकिन वहां पर कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ी थी, लेकिन मतलब दोनों का सेम है. सो आई होप ये आपको अब क्लियर होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन. इतना डिटेल में मैं इसलिए मेंशन करती हूँ बिकॉज मैथ्स पढ़ने का तभी वैलिड रीजन है कि अगर आपको उसके एक एक वर्ड्स की वैल्यू पता हो. यहाँ पे कोई रटिफिकेशन नहीं चलती है कि हम इस कंडीशन को रट लें और कर लें. उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए एक एक वर्ड का, कि आप जो लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो. ओके, लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. सो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो आपको पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा. एग्जाम्पल 2 है. सो एग्जाम्पल क्या है? रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप. रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है. वो कितने? 9 रुपीज में. हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर. हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर्स with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 erasers for the same kind for ₹18. तो उसकी फ्रेंड जो होती है सोनाली, वो भी नई वैरायटी देखती है पेंसिल और इरेजर्स की. तो वो क्या करती है? रोमिला के साथ ही वो भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स को खरीद लेती है उसी काइंड की, और कितने रुपीज देती है? 18 रुपीज. नाउ रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. सो इस क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चंस को देखेंगे. एक एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी इक्वेशन को, किसी सिचुएशन को, और फिर उसको ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स सी. सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपको अननोन देखना है. अननोन क्या है? आपकी पेंसिल और इरेजर. तो उसी को क्या कर लेंगे? आप डिनोट कर लेंगे. सो लेट कर लेते हैं, लेट पेंसिल्स कॉस्ट बी X रुपीज एंड इरेजर की कॉस्ट कितनी है? Y रुपीज. तो ये 2 चीज हमने लेट कर ली. सो एक इक्वेशन क्या थी कि रोमिला कितनी पेंसिल खरीदती है?
2x प्लस कितनी इरेजर्स खरीदती है 3y और कितने रुपीज देती है वो 9 रुपीज देती है. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड जो है वो क्या करती है सोनाली, वो 4 पेंसिल खरीदती है तो 4x प्लस इरेजर 6 इरेजर्स लेती है तो 6y और कितने रुपीज पे करती है उसके लिए 18 रुपीज. सो दिस इज आवर इक्वेशन 2. सो एल्जेब्रिकली हमारा हो चुका है. एल्जेब्रिकली में हमें यही करना होता है कि अपनी सिचुएशन को हमने इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज एल्जेब्रिकली. नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ. सो लेट्स सी. सो एल्जेब्रिकली तो बहुत आसान होता है, बस आपने फर्स्ट स्टेप ये लेना होता है कि जो आपको फाइंड करने को बोले उसी को आप लेट कर लें. जैसे कि यहाँ पे पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट फाइंड आउट करने को बोल रहा था तो हमने उसी को लेट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई और इन द फॉर्म ऑफ एनी वेरिएबल. सो सेकेंड इक्वेशन को हम नोटिस कर रहे हैं कि इसमें से जो है हमारा HCF आ सकता है, कोई कॉमन फैक्टर आ सकता है. लाइक 4, 6 और 18 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 2. सो 2 इससे हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं इट मीन्स, या फिर हम 2 इसको कॉमन ले सकते हैं. दोनों बात सेम है, बोलने का तरीका अलग है. सो देखते हैं, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3y यहाँ बचेगा और इक्वल टू 18 था. नाउ ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 18/2. तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9. सो ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सी शॉर्ट हो चुकी है. और शॉर्ट होने के बाद आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं है. बिल्कुल सेम है. इट मीन्स हमारी जो कंडीशन थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि x और y सेम होना चाहिए, लेकिन a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था. मीन्स वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. दूसरी कंडीशन ये थी कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर वो 0 नहीं होना चाहिए. ऐसे ही a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर वो 0 नहीं होना चाहिए. उसके अलावा आपको कुछ मेंशन नहीं है तो कुछ भी हो सकता है. सो ये दोनों इक्वेशन हमारी एक ही निकली एक्चुअल में. दिस सो इसको ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट 2 इक्वेशन को नहीं करना है, सिर्फ एक ही को करना है. इट मीन्स सो ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बन चुका है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे वो कैसे करते थे मैंने पार्ट 2 में भी आपको बताया है. सो आप उसी तरह से इसको कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन. सो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये आपको एनसीईआरटी की पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.1 में आपको मिल जाएगा. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300. So represent the situation algebraically and graphically. So unknown values आपकी यहाँ पर क्या है, the cost of apples and the cost of the grapes. So मैंने बताया था कि पहला स्टेप क्या होता है किसी इक्वेशन को algebraically शो करने का, कि आपको जो चीज फाइंड आउट करने को बोले मीन्स जो चीज अननोन हो उसी को आप लेट कर ले इन द फॉर्म ऑफ योर वेरिएबल. सो लेट्स सी. सो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स be x rupees and cost of grapes be y rupees, right? Now 2 kg apple plus 1 kg of grapes कितने रुपीस में आते हैं 160 रुपीस में. सो एक इक्वेशन हमारी ये बनी. Now second equation is 4 kg apple means 4x plus 2 kg grapes means 2y equal to कितने रुपीस में आते हैं 300 रुपीस में. So अब हम देख रहे हैं in our second equation we can take HCF. और HCF क्या होगा 2 होगा, means हम 2 कॉमन ले सकते हैं और we can say कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. So जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा 2x, 2 का क्या हो जाएगा 1 means y equal to 300 को 2 से करेंगे तो 150. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ इन दोनों इक्वेशन को आप सेम मत समझ लेना, बिकॉज यहाँ पे A1 और A2 B1 B2 तो सेम है लेकिन C1 C2 इज डिफरेंट. सो दीज इक्वेशंस आर नॉट सेम एट ऑल. नाउ
ये हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट। नाउ इसको ग्राफिकली कैसे करते हैं, दो इक्वेशन को एक ही ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बताऊंगी इसमें। सो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, एक टेबलेट फॉर्म में इसके दोनों इक्वेशन के लिए बना लेना है। और मैं ज्यादा वैल्यूज नहीं लूंगी, बस दो दो लेकर दिखाऊंगी। एक्स वाई इसके लिए ये है ले रही हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये वाला लूंगी मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। सो एक्स और वाई तो यहाँ पे सेम हमने वैसे ही करना है जैसे सिंगल करते थे। इसको एक सिंगल इक्वेशन ट्रीट कीजिए, इसको भूल जाए इस टाइम पर। तो इसमें क्या होगा, जब हम x की वैल्यू को 0 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 160। आप चाहें तो इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। चलिए हम कोई और लेते हैं ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए, बिकॉज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं 20। जब हमारा x 20 होगा, यहाँ पर मैं रफ कैलकुलेशन कर रही हूँ, 2 into 20 प्लस y इक्वल टू 160। सो 40 प्लस वाई इक्वल टू 160। ये 40 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 160 माइनस 40। सो ये कितना हो जाएगा 120। वैसे तो इतनी ज्यादा फर्क नहीं आया है, बट कोई नहीं, फिर भी पहले से तो छोटा ही है। नाउ दूसरी वैल्यूज अगर हम लेते हैं 10 तो कितना आ जाएगा, 10 2 से 20, 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा इसमें से 140। सो ऐसे ही सेम इसमें करेंगे। सो आप कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स से x मैं 0 ले रही हूँ तो y कितना हो जाएगा 150। और अगर मैं x की वैल्यू 30 लेती हूँ दिस, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। सो इन दो इक्वेशन को हमारा काम हो चुका है, बस अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मैंने पार्ट 2 में भी बताया था, बट मैं यहाँ पर भी बताऊंगी बिकॉज दो इक्वेशन को एक ही ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखना है। सो यहाँ मैंने एक रफ सा डायग्राम बना लिया है, मीन्स ग्राफ बना लिया है। सो आप अपने अकॉर्डिंग वो बना लीजिएगा। यहाँ पर रिप्रेजेंट जब हमारी x की वैल्यू 20 है, पहले सबसे पहले वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। जब x की वैल्यू 20 है तो y कितना है 120। सो x हमारा 20 इधर है, y कितना आएगा 120, पॉजिटिव का है तो ऊपर जाएगा दिस। तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट मिला दिस 20 120। नाउ जब x की वैल्यू 10 है तो y कितना है 140। सो ये कोऑर्डिनेट हमारा है 10 एंड 140 का। नाउ पहली इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट हो चुकी है। अब आप इसको ज्वाइन कर दें इस पॉइंट्स को पहले यहीं पर। सो इन पॉइंट्स को मैंने रफली ऐसे ज्वाइन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। सो जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 150। x 0 यहाँ पर होगा, y कितना है 150, मीन्स यहाँ पर मिलेगा आपको। सेकेंड जब x 30 है तो y की वैल्यू कितनी है 90। तो x 30 हमारा यहाँ पर है और y 90 कहाँ पर है, देखिए ये रहा। सो 30 एंड 90। सो ये दो इक्वेशन आपकी ये आई है। अब आप इसको ज्वाइन कर दें, थोड़ा इस तरह से आएगा। यहाँ पर अभी मैंने रफली किया है इसलिए आपको लग रहा है कि आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी, बट ये इंटरसेक्ट कभी नहीं होंगी बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइंस। जब आप प्रॉपर स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे, तब आप इसको नोटिस करेंगे। सो इस तरह से हमने क्या कर देना है, सेम वैसे ही ड्रॉ होता है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है कि दो इक्वेशन को कैसे करें। आप 2 या 3 4 को भी ऐसे एक ही ग्राफ पर शो कर सकते हैं। सो जैसे हम अपने सिंगल लीनियर इक्वेशन को करते हैं वैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ आगे देखते हैं। सो आगे हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस टाइप के इसके सॉल्यूशन होते हैं, कितने काइंड के सॉल्यूशन होते हैं। सो यहाँ पर एक टेबल आपको शो हो रही होगी। सो इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं, दैट इज हमें 3 कंडीशन दी हुई हैं। First equation is x minus 2y equal to 0. Second is 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. जब हम a1 upon a2 करेंगे तो हमारा आ रहा है 1 upon 3, b1 b2 क्या करेंगे तो -2 upon में 4 एंड c1 c2 क्या आ रहा है 0 upon में -20। सो जब हम इन रेशियो को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 upon में a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, ये इक्वल नहीं है आपस में। और जब ये दोनों इक्वल ना हो
सो आपको थर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है, लाइक C1 एंड C2 अगर पहले ही दोनों अनइक्वल आ जाते हैं तो इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी कि जब हम दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे ना, सपोज कीजिए एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है तो दूसरी कैसे जाएगी, लाइक दिस, मीन्स उसको क्रॉस करेगी, उसको इंटरसेक्ट करेगी किसी ना किसी पॉइंट पर। और एल्जेब्रिकली की बात करेंगे तो उसके क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मीन्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमने पढ़े थे कि उसके इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएंगे ना वो सिर्फ आएगा तो उसी तरह से कोऑर्डिनेट में 1 for x एंड 1 for y, बट क्या आएगा, वो एक ही होगा, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे जब इस तरह की सिचुएशन होगी। सेकेंड काइंड क्या देख रहे हैं हम, ऑन कंपेयरिंग A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 एंड इक्वल टू C1 upon C2। सो तीनों की रेशियो ही आपस में क्या है, इक्वल है। सो इट मीन्स जो लाइन जाएगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। मीन्स जो आपका ग्राफ बनेगा, सपोज कीजिए एक लाइन ऐसे गई तो दूसरी लाइन भी ऐसे ही जाएगी, मीन्स इसी के ऊपर लाई करेगी। तो ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं अलजेब्रिकली हम देखें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं ऐसी इक्वेशन की। ये आपको याद होगा जो सबसे पहले एग्जांपल मैंने बताया था कि दोनों इक्वेशन सेम निकल गई थी, ये उसी का एग्जांपल है। सो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, मैं एक वैलिड रीजन देती हूँ। जब हमने सबसे पहले एग्जांपल किया था रोमिला एंड सोनीला वाला, तो उसमें क्या था कि एक्चुअल में हमारी दोनों इक्वेशन जो थी वो सेम थी। सो ये दो इक्वेशन थी हमारी और ये दोनों इक्वेशन क्या थी, एक्चुअल में सेम। जब हमने इसका HCF फाइंड आउट किया, उसको डिवाइड किया उससे, तो क्या था, वो दोनों इक्वेशन सेम निकली थी। अब सेम निकली तो मतलब एक ही बनी। सो उस चैप्टर में जाइए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, वहां पे क्या होता था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की सॉल्यूशन कैसे आते थे, इनफाइनाइटली मैनी। तो ये भी तो वही है ना, जब इक्वेशन एक ही निकली तो दो तो रही ही नहीं। तो जब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, आप इस लाइन को कितनी बार भी ड्रॉ कर दे ग्राफ पर, तो वो तो एक ही के ऊपर लाई करेगी ना। ऐसे थोड़ी हो जाएगा 2x + 3y = 9, एक बार ऐसे गई और दूसरी बार ऐसे जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में जब हमने रेशियो को कंपेयर किया तो हमने क्या देखा कि A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 तो है, बट नॉट इक्वल टू C1 upon C2। जो अभी लास्ट एग्जाम्पल हमने किया है उसमें आप कंपेयर करें, उसको नोटिस किया हो तो वो ऐसी ही थी कि वहां पर क्या था कि आपकी x और y की जो तो सेम थी और यहाँ पे 160 आ रहा था, यहाँ पे 150, बस ये दोनों डिफरेंट थे। सो हमारी इक्वेशन कैसी आई थी, पैरेलल लाइंस आई थी, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऐसी सिचुएशन में क्या आती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो दो पैरेलल लाइंस ही आती हैं, मीन्स अपने एक दूसरे को कहीं भी वो कट नहीं करेंगी। और एल्जेब्रिकली अगर हम वैसी इक्वेशंस को देखें तो उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, नॉट इवन अ सिंगल वन। सो उसका आप कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर है कि अगर आप इसको याद ही कर ले तो। चलिए क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है 3.2 एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, and find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। एक पेंसिल और एक पेन के उन्हें कॉस्ट बताना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, जो हमसे पूछा जाए, जो फाइंड आउट करने को बोला जाए, उसी को आप लेट कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। सो लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी X rupees and cost of pen be Y rupees। सो पहली इक्वेशन में हमने क्या करना है कि 5 पेंसिल मीन्स 5x प्लस 7 पेन्स, तो 7y इक्वल टू कितने के थे, 50 रुपीज के। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन में हमारा क्या बनेगा कि 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स कितने रुपीज के थे, 46 रुपीज के। सो दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब हमने क्या करना है कि कॉस्ट बतानी है, मीन्स यहाँ पर वो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। सो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इसको। सो इसके सॉल्यूशंस हम कैसे बताएंगे, लेट्स सी।
तो वो ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करना है जैसे कि रिप्रेजेंट करके मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि दोनों इक्वेशन के लिए हम अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे x और y दिस, और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देंगे। सो लेट्स सी, अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो y कितना आ जाएगा, 50/7। और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेती हूं तो x कितना आ जाएगा मेरा, 10। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में ले लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूं तो y कितना आ जाएगा, 46/5। एंड अगर y 0 लेती हूँ तो x कितना आ जाएगा, 46/7। नाउ इन दो इक्वेशन को हमने क्या करना है, सेम वैसे ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मैं रफली आपको करके बता रही हूँ, बस एक हिंट दे रही हूँ कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 50/7 मीन 7 पॉइंट समथिंग है ये। तो लेट्स से कि यहाँ पर कहीं पे आएगा ये। ओके, तो जब x की वैल्यू 10 है, सपोज कीजिए 10 मैंने यहां से लिया, और y की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, 46/5। लेट्स से 9 पॉइंट समथिंग आएगा ये। सो y कितना है, 9 पॉइंट समथिंग, मीन्स इसकी यहाँ पर कहीं जाएगा। और जब y की वैल्यू 0 है सो x कितना है, 46/7, दैट इज 6 पॉइंट समथिंग आएगा। सो ये हमारा 10 था, तो 6 इधर की साइड कहीं आएगा दिस। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन कर दीजिए दिस। अब जहां पर ये दोनों इक्वेशन मीट करेंगी, जहां पर ये x की वैल्यू आई और ये जो y की वैल्यू आई, तो x क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो ये जहां पर भी आएगा ये क्या होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ पेंसिल। और y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये क्या होगी आपकी, कॉस्ट ऑफ पेन, 1 पेन। सो ग्राफिकली सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि जहां आपकी इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी वहां पर ये आएगा। एक कंसेप्ट देखते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और कब बोलते हैं। देखिए, जब आपके सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए, डजेंट मैटर कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तब क्या हमारा सिचुएशन आएगी कंसिस्टेंट की। और जब कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, सपोज कीजिए या तो नो सॉल्यूशन होगा और लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी, तब क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। तो दो तरह की सॉल्यूशन होंगे हमारे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सो अगर आपकी पहली दो इक्वेशन आती हैं, लेट्स सी एक एग्जांपल लेकर मैं दिखाती हूँ। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 3x + 2y = 5, और दूसरी इक्वेशन ऐसी की 2x - 3y = 7। मैं इसकी रेशियो कंपेयर करके आपको बताती हूँ कि रेशियो कैसे कंपेयर करते हैं और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं उससे। सो क्या होता है, a1/b1, सॉरी a1/a2, दैट इज 3/2, b1/b2 कितना है, 2y - 3, एंड c1/c2 कितना है, 5/7। तो ये चीज आई। आप देख रहे हैं ना, a1/a2 एंड b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर ये दोनों ही अनइक्वल आ जाएं तो हमारे कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। थर्ड पे नहीं जाना है, अगर ये दोनों अनइक्वल आ जाती हैं तो हमारे कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन दिस। सो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो है ना, इट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, सो इस तरह से हम बताते हैं। एक क्वेश्चन और देखती हूँ इनकंसिस्टेंट के लिए। जैसे हमारी इक्वेशन है 2x - 3y = 8, एंड दूसरी है 4x - 6y = 9। सो इसमें हम a1/a2 फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2/4। इसको में हम कर दें तो कितना आएगा, 1/2। b1/b2 देखेंगे तो कितना, b2 देखेंगे कितना है, 3/6, दैट इज 1/2 ही है। और c1/c2 क्या है, 8/9। सो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 तो सेम है, लेकिन c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स, याद कीजिए वो थर्ड कंडीशन, ऐसा जब होता था तो लाइंस कैसी आती थी, पैरेलल, और सॉल्यूशन कैसे होते थे, नो सॉल्यूशन। तो
नो सॉल्यूशन की बात करें तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट। सो ऐसे आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशन है कौन सी नहीं, वो आप पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसी तरह से आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सो चलिए क्लास क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपको पेज नंबर 50 पर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्या कह रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज ब्रेथ इज 36 मीटर। मीन्स रेक्टेंगुलर का हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है और उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। ब्रेथ कितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन जितनी भी है लेंथ उसकी 4 मीटर ज्यादा है। सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन की क्या करनी है, हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। सो देखते हैं। सो हमने क्या लेट करना है, सबसे पहले ब्रेथ लेट करनी है। लेट ब्रेथ इज x मीटर और फिर लेंथ कितनी हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग, लेंथ क्या है उसकी 4 मीटर ज्यादा है तो x + 4 मीटर लेंथ हो जाएगी उसकी। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, 2l + b। नाउ 2 लेंथ आपकी कितनी है, x + 4। आप कुछ नहीं करना, बस उसकी वैल्यू डाल दीजिए, प्लस b कितना है x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2x + 4 दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस में 8। ये हमारा आया पेरीमीटर की वैल्यू और हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर का हाफ गिवन है, मींस p/36 मीटर। सो ये हमारा p है। सो ये कितना हो जाएगा, 4x + 8 अपॉन में 2 = 36 दैट इज p/2 = 36, जो कि हमें गिवन है पेरीमीटर का हाफ। नाउ इसको क्या करना है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा 4x + 8 = 72। 8 को उधर ले जाकर हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 64। नाउ 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इसी तरह से सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16। और x हमारा क्या था, ब्रेथ। इट मीन्स 16 क्या है, ब्रेथ है। और लेंथ उसने क्या बोला था कि ब्रेथ की 4 मीटर वो ज्यादा होगी। और इसी तरह से लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 16 + 4 दैट इज 20 मीटर। सो लेंथ इज 20 मीटर एंड द ब्रेथ इज 16 मीटर। सो इसी तरह से आप अपने बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। So thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe for part 2. Also hit the bell icon for notifications. Bye.